everyone, welcome to our channel Study and Sleep. This is Imani और ये हमारा फोर्थ लेक्चर है पॉलिटी लेक्चर सीरीज में। तो हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा सैक्रोसैंट हम मान सकते हैं पार्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, क्योंकि ये हमको कुछ राइट्स दे रहा है, फंडामेंटल राइट्स। तो हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स बेसिकली होता क्या है। जहां हम जानते हैं हमने फंडामेंटल राइट 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, और इसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक को हम बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। फिर राइट टू फ्रीडम आता है, जहाँ पे हमारा आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक होता है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन थर्ड हमारा फंडामेंटल राइट है, जो है हमारा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। फिर है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। फिर 31 हमारा हटा दिया गया था, 31 के बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है, जो कि हमारा आर्टिकल 32, जहाँ पे हमें कुछ रिट्स दे रखी हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 इन डिटेल। राइट टू इक्वालिटी को आज हम इन डिटेल देखेंगे। तो हम आ गए राइट टू इक्वालिटी पर। तो हमारा 14th आर्टिकल जो है वो बोलता है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि सब लोगों को हम बराबर माने। एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। सब इक्वल होते हैं, लेकिन ऐसे एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं है। यहाँ पे कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे हम प्रेसिडेंट का केस देखें, एमएलए एमपी का केस देखें, गवर्नर का केस देखें, इन सबको थोड़ी सी छूट मिलती है। ये असली में इक्वालिटी बिफोर लॉ एब्सोल्यूट टर्म में अवेलेबल नहीं होता। जैसे प्रेसिडेंट क्या आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते हो, उनको 2 महीने का नोटिस दो, ऐसे करके बहुत सारे इनको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। तो ये हम लाए थे यूके से। यूके का ये कॉन्सेप्ट है और एक की नेगेटिवली वर्डेड कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, आप अगर इक्वल हो, जैसे कोई अपना स्टेटस से प्रिविलेज्ड है, कोई इकोनॉमिकली प्रिविलेज्ड है और कोई बहुत गरीब है, तो वो दोनों लोग इक्वल तो नहीं है, तो लॉ उनके लिए कैसे इक्वल हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिवली वर्डेड कॉन्सेप्ट है, जहां पर कमजोर लोग होते हैं उनको थोड़ा सा प्रिविलेज दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर आप वकील अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपको को वकील भी दिया जाता है फ्री में। ऐसी चीजें बहुत सारे प्रिविलेजेस होते हैं जो दिए जाते हैं। तो ये आता है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में। अब जैसे हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहे थे, यानी कि लॉ सुप्रीम है और इससे प्रिवेल करता है रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ भी एक कॉन्सेप्ट है जो इंग्लैंड से आया था, और ये राइट टू इक्वालिटी में हमने इनकॉर्पोरेट कर रखा है। ये बात हो गई हमारे आर्टिकल 14 की। अब हम आते हैं आर्टिकल 15 पर। आर्टिकल 15 का फर्स्ट क्लॉज कहता है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम अलोन। ये हमारा आर्टिकल 1 में कहते हैं। ये हम बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो इनके बेसिस पर नहीं होना चाहिए, रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस। सिर्फ ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि एंट्री ऑफ वुमेन इन डिफेंस, इस पर फिर क्यों था, ये तो सिर्फ आप बोल दोगे कि सेक्स के बेसिस पर था कि वुमेन है इसके लिए हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ फिजिकल रियलिटीज होती हैं जिनकी वजह से नहीं लिया जा रहा था। मेन और वुमेन दोनों की बॉडी डिफरेंट होती है, इसके लिए उन्हें पहले कॉम्बैट रोल में नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब एनडीए भी वुमेन के लिए ओपन हो चुका है, फाइटर पायलट्स भी बन रही हैं वुमेन। तो अब ये धीरे धीरे ओपन हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ इनके बेसिस पे नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन। और जो डिफेंस नहीं ले रही थी पहले वुमेन को, वो इसी पे अपने आप को डिफेंड करते थे। यही उनका डिफेंस का तरीका था कि ये सिर्फ इस बेसिस से नहीं ये लोग ले रहे हैं कि सेक्स के बेसिस पर रहे, लेकिन और भी चीजें हैं जो वुमेन के साथ है उसकी वजह से नहीं ले रहे थे।
फिर हमारा आता है आर्टिकल 15 क्लॉज 2। यहाँ पर बोला है प्रोहिबिट्स द स्टेट एंड इंडिविजुअल। ये सिर्फ स्टेट के खिलाफ था, ये स्टेट एंड इंडिविजुअल कह रहा है, मतलब स्टेट भी प्राइवेट भी। तो प्रोहिबिट्स द स्टेट एंड इंडिविजुअल बोथ फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन only on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them in having access to public shop, public restaurants, hotels, use of well, tank, bathing ghats, roads, parks। इसका क्या मतलब है कि अब आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, जैसे पहले जमाने में अनटचेबल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना, कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते, वहां पे नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। तो ये चीजें अगर आप कोई करेगा, स्टेट हो या एक इंडिविजुअल, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो आप इसको याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेसेस। आपको छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म बनाना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं तो ऐसे याद नहीं हो पाएगा। आप ये लिख सकते हो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेसेस। फिर आता है हम आर्टिकल 15 क्लॉज 3। ये एक्सेप्शन है। It is an exception to Article 15 Clause 1 saying that state can make special provision for the welfare of women and children। women और children को आप privilege करके उनको special provision उनके लिए बना सकते हो। ये है हमारा आर्टिकल 15 Clause 3। अब आर्टिकल 15 Clause 4 में क्या था, ये पहले यहीं तक था, हमारा आर्टिकल 15 यहीं तक था, लेकिन ये बाद में ऐड किए गए हैं। तो ये आया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से, जो 1951 में इनैक्ट हुआ था। ये क्या बोलता है, इट एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और सिटीजन्स ऑफ एससी एंड एसटीज। ये यहाँ पे अब वो बोल रहे हैं कि स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। ये रिजर्वेशन की बात नहीं हो रही है, रिजर्वेशन की हम बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बस ये बोला गया कि ऐसा नहीं है कि सबको इक्वल मानना है, जो लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड रह गए उनको हम स्पेशल प्रिविलेजेस और प्रोविजन उनके लिए बनाए जा सकते हैं। फिर अगला है हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 5। ये आया था 93rd अमेंडमेंट एक्ट से, जो एनैक्ट हुआ था 2005 में। इट एम्पावर स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें ये बोलते हैं कि जो जैसे आजकल देखते हो आप SC, ST, OBC, इन सबको रिजर्वेशन मिलता है एडमिशन के टाइम पर, इनका कोटा फिक्स होता है कि इतनी % सीटें उनको मिलने वाली हैं, ये सब होता है ना, तो वो इसी आर्टिकल के थ्रू आता है। और माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अलावा सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ये प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं। अब इसका एक केस हो गया था, AMU ने अपने आप को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने आप को माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोलकर बोला कि हम नहीं देंगे बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ये प्रोविजन हम नहीं करेंगे जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। फिर अब यहाँ पे बात आ गई कि AMU माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कि नहीं, तो ये एक केस हुआ था, बस उसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 1। ये सब राइट टू इक्वालिटी में चल रहा है। तो 16 क्लॉज 1 क्या बोलता है, प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अब आप पूछोगे कैसे मिल रही है, एक नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाती है, मिल गई सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी? नहीं, हर कोई बराबर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो हम प्रिविलेज्ड और अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को अलग अलग ट्रीट करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर भी अलग अलग ट्रीट करते हैं। जैसे वुमेन, आपको पता होगा UPSC 1 रुपए भी चार्ज नहीं करती है फीस वुमेन के लिए, तो वो उसने क्यों बना रखा है, उसने रूरल बैकग्राउंड की वुमेन और इन सब के लिए बना रखा है, ताकि जिनके पास पैसा ना भी हो उनको कम से कम ये फॉर्म वगैरह का खर्चा ना उठाना पड़े, और सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एक हक दे सकें। फिर आप बोलोगे कि ठीक है इनको मिल गया, तो रूरल में तो मेन भी रहते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि वुमेन थोड़ा सा, उनकी पोजीशन थोड़ी वीक मानी जाती है, इसके लिए उनको फ्री में UPSC के एग्जाम्स देने मिलते हैं। फिर JNK या फिर नॉर्थ ईस्ट, ये सारे जो एरियाज है वहां पर इंटरनेट का इशू होता है, पावर कट इशू होता है, तो उनके लिए कभी कभी जो डेडलाइन होती है वो बढ़ा दी जाती है, डेट जो होती है एक्सटेंड कर दी जाती है फॉर्म भरने की। ये सारी चीजें हमें बताते हैं कि जो स्टेट है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कहता है prohibits the state from discriminating against citizens only on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, descent, residence or any of them in gaining public employment। ठीक है, इन सारे चीजों के बेसिस पर नहीं होना चाहिए। डिसेंट यानी कि आप किस रेस से हो, कहाँ रहते हो, डोमिसाइल कहाँ का है, इस सब के बेसिस पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं डिपेंड करना चाहिए। और ये स्टेट का मतलब ना, हम यहाँ पे सेंटर की बात कर रहे हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि कुछ कुछ जो इंडियन स्टेट्स वो डोमिसाइल मांगते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसका भी प्रोविजन दे रखा है। अब हमने पढ़ा कि रेजिडेंस पर, ये देखिए रेजिडेंस पर नहीं होना चाहिए,
किसी किसी इंसान को अपने रेजिडेंस की वजह से वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मौका छोड़ना पड़े, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 3 बोलता है कि पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड बाय लॉ द रेजिडेंट एज अ ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और एज अ क्वालिफिकेशन फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। मतलब आप कहीं के डोमिसाइल हो, आप कहीं पे रहते हो, इससे आपको प्रिविलेज मिलेगी, इससे आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आपको वहां की जॉब मिल सके। जैसे आंध्र प्रदेश में जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियां हैं वो वहीं के डोमिसाइल को मिलेगी, बाहर से आके नहीं होगा। लेकिन आप यूपी देख लो, यूपी में सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, ऐसा कहीं नहीं है कि यूपी में सिर्फ यूपी के लोग नौकरी करेंगे, ग्रुप सी ग्रुप डी वाले, नहीं है ऐसा। अपर लेवल पे ज्यादातर किसी भी स्टेट में नहीं है जो जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरियां हैं, अपर लेवल में ये सब नहीं है। लेकिन लोअर लेवल में कहीं कहीं स्टेट्स ने ऐसा कर रखा है कि उन्हीं के स्टेट के लोगों को मिले। आप यूपी देखो, मध्य प्रदेश देखो और बिहार देख लो, राजस्थान देख लो, ये सारे जो जगह है इसमें ऐसा नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की। ये है हमारा रिजर्वेशन। यहाँ पर अब हम आ रहे हैं अपना रिजर्वेशन पर। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन इन द फेवर ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम बैकवर्ड क्लास इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इफ द बैकवर्ड क्लास इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। अगर वो गवर्नमेंट सर्विसेज में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, यानी कि अपने प्रपोर्शन में रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजन बनाएगी उन सिटीजन्स को फेवर करने के लिए। जैसे मान लो कि कोई बैकवर्ड क्लास है, वो है पॉपुलेशन का 15% और सरकारी नौकरियां हैं 100, और 100 में से सिर्फ 3 सरकारी नौकरियां इस पॉपुलेशन के पास हैं। इस पॉपुलेशन के जो लोग हैं उन्होंने सिर्फ 3 ऑक्यूपाई कर रखी हैं, तो स्टेट प्रोविजन बनाएगा कि यहाँ पे जो 100 में से 15 सीटें हैं वो इन्हीं के लोगों के पास जानी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट देखो अच्छा है, लेकिन खराब तब हो जाता है जब जैसे 15 आ गए फिर भी हम रिजर्वेशन देते जाते हैं। ये चेक तो करो ना, अगर 3 से ये 15 हो गए तो अब इनको नहीं जरूरत है रिजर्वेशन की, तो हटा दो रिजर्वेशन, किसी और को दे दो, कोई और कम्युनिटी होगी जो बैकवर्ड होगी उसको ला के दो। ठीक है, तभी आया था क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कि क्रीमी लेयर को हटाते जाओ। तो ये हमारा है आर्टिकल 16(4) जो रिजर्वेशन को अपहेल्ड करता है कि रिजर्वेशन फंडामेंटल है, मतलब वो एक राइट है लोगों का। और जाट, आपने सुना होगा जाट लोगों ने मांगने शुरू किया था अपने लिए रिजर्वेशन, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, लेकिन वो बैकवर्ड भी तो नहीं है, इकोनॉमिकली वो अच्छे हैं, दे आर वेल टू डू इकोनॉमिकली। इसके लिए उनका रिजर्वेशन का जो उनका स्टैंड था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर आते हैं हम आर्टिकल 16 क्लॉज 4A। ये ऐड किया गया था 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 से। यहाँ पर ये बोला कि जो SC ST जिन लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा, ये बोला गया था 1995 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फेब 2020 में ये बताया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन फंडामेंटल राइट नहीं है। पहले इसको ऐड किया गया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। फिर आर्टिकल 16 क्लॉज 5 empowers the state to prescribe religion as a ground for qualification for recruitment of candidate in certain category of public employment। certain categories यहाँ पे बोला गया है, कुछ categories में religion को भी एक ground रखा जाएगा। जैसे होता है बहुत सारे state run, जैसे mosque state run होता है, आपका चर्च होता है, टेम्पल होता है, तो वहां पे टेम्पल में प्रीस्ट होगा तो वो हिंदू होगा, चर्च में वो फादर होंगे तो वो क्रिश्चियन होंगे, मॉस्क में जो होंगे वो मुस्लिम होंगे, इमाम जो होता है वो मुस्लिम होंगे। तो ये यहाँ पे रिलीजन को एक ग्राउंड की तरह रखा जाता है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, लेकिन सिर्फ इन्हीं सब जगहों पर। ऐसा नहीं कि यूपीएससी निकालेगी किसी दिन की आज सिर्फ हम हिंदूज को लेंगे, आज सिर्फ हम मुस्लिम्स को लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ यहीं तक के लिए है। फिर अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 एक एब्सोल्यूट राइट है। यही एक ऐसा राइट है जो एब्सोल्यूट है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इफ नहीं, बट नहीं, कुछ नहीं। इसने बोला एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी इन ऑल फॉर्म, सारे फॉर्म्स में अबॉलिश करती है अनटचेबिलिटी को। अनटचेबिलिटी क्या होता है, इसको किसी ने डिफाइन नहीं किया था, ना पार्लियामेंट ने किया था ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन करा था। उन्होंने बोला था कि ये हिंदूज में प्रैक्टिस थी ऐसी, जहां पर उनको उनके बर्थ से ही उनको नीच समझा जाता था कुछ लोगों को। तो वो बोला गया कि जो अनटचेबिलिटी है वो हर तरीके से अबॉलिश हो जानी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले बना था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट जो 1955 में आया, बाद में इसको बोला गया सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, यही एक ऐसा राइट है जो एब्सोल्यूट है नेचर में। उसके बाद आर्टिकल 18(1)
आर्टिकल 18(1) क्या बोलता है? इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट फ्रॉम मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन। मतलब आपको कोई जो टाइटल होता है ना, जो पहले मिलते थे कि जैसे नाम के आगे कुछ भी लगा दिया, महाराजा लगा के घूम रहे हैं, या फिर बहादुर लगा के घूम रहे हैं, राय बहादुर लगा के घूम रहे हैं, ये सब जो होते थे, ये जैसे जो कोर्ट्स में काम करते थे उनको ये सारे टाइटल मिल जाते थे। जैसे सर था, सर, नाइटहुड जो बोलते थे, ये सारी चीजें। अब कोई भी टाइटल स्टेट किसी को नहीं देता है अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। आप डॉक्टर लगा सकते हो, आपने एमबीबीएस कर रखी है या आपने पीएचडी कर रखी है तो आप डॉक्टर लगाओगे, आप इंजीनियरिंग कर रखी है तो ईआर लगाओगे, अगर लगाने का मन हो तो। नहीं तो ज्यादातर तो नहीं लगाते हैं है ना, इंजीनियर ईआर नहीं लगाते, छुपा के घूमते हैं। और उसके बाद आपने, जैसे अगर आप मिलिट्री में हो तो आपको लेफ्टिनेंट मेजर जनरल, ये सारे जो होते हैं मिलिट्री डिस्टिंक्शन, ये सब आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जैसे पद्म विभूषण मिला है तो आप पद्म विभूषण आप अपना नाम के आगे नहीं लगाओगे या नाम के पीछे नहीं लगाओगे। लेकिन अगर आपको परमवीर चक्र मिला है, जैसे अशोक चक्र होता है, परमवीर, ये सारे जो मिलिट्री डेकोरेशन है, आप उसको अपने नाम के साथ लगाते हो। तो ये बात हुई ना, जैसे ये बोला कि स्टेट कोई भी टाइटल नहीं देगा, तो यहाँ पर आ गया कि क्या कोई अवार्ड भी नहीं देंगे? जो अवार्ड्स होते हैं, पद्मा अवार्ड्स हो गए, ये सारे अवार्ड्स हो गए, वो भी नहीं देंगे? तो बोला गया कि नहीं, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम मेरिट को रिकॉग्नाइज ना करें, अच्छे कामों को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। और इसी के लिए पद्मा अवार्ड्स और ये सारे अवार्ड्स होते हैं, भारत रत्न और जो स्पोर्ट्स में अवार्ड होते हैं, सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। लेकिन कोई अपने नाम के आगे उनको लगा के नहीं घूम सकता। इसके साथ एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, एक साउथ इंडियन एक्टर ने अपने नाम के साथ पद्म श्री लगाया था, तो उनको नोटिस आया था कि आप हटाइए, लोग कंप्लेन कर दी तो उनको हटाना पड़ा। ठीक है, जो लोग यूज करते हैं वो ऐसे यूज कर नहीं सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली वो करेक्ट नहीं है। फिर हम आते हैं आर्टिकल 18 क्लॉज 2 पर, जो प्रोहिबिट करता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया को कहीं भी बाहर से टाइटल एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, कोई भी आप बाहर से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, ये प्रोहिबिशन है हमारे ऊपर। कि हम गए, हमें बोला गया कि चलो आज आओ, आपको नाइटहुड दे देते हैं, यूके ने बोला कि आपको सर की उपाधि दे दी जाए, तो हम नहीं ले सकते, ये हमारे ऊपर मनाही है। फिर है हमारा आर्टिकल 18 क्लॉज 3, ये है फॉरेनर्स के लिए। जैसे फॉरेनर्स होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ऑफिस ऑफ ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। उनको प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद वो अपना टाइटल एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18, यानी राइट टू इक्वालिटी। ये पूरा इन डेप्थ मैंने आपको बता दिया है, हर आर्टिकल मैंने कवर कर लिया है। तो इसके आगे आपको, इसके अंदर और आर्टिकल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको सप्लीमेंट कर सकते हो जो करंट अफेयर्स हैं उसके साथ। बाकी आपको आप इतना याद कर लो। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके सीडीएस एग्जाम और इन सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स पर, इसलिए मैंने आपको सारे आर्टिकल्स बता दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसी भी आप बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर आप जाके वो भी देख सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग।